बताओ कि जी 5 साल आप 5 साल रहेंगे और कोई इशू नहीं होगा, तो इससे तो कोई चीज़ें सारी चलने लग जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो पैसा लगाने वाले होते हैं ना, वो बहुत समझदार होते हैं। मैंने बताया कि वो खुद जो है ना देख रहे होते हैं कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं। उसके बाद हम पूरी दुनिया से अगर आप ग्रोथ रेट देखें पाकिस्तान का, तो 2018 से लेकर 20 तक कौन है और 20 से लेकर 22 तक का ग्रोथ रेट देखें, तो उसके पीछे यही इंडस्ट्री की वजह से पाकिस्तान का सुधार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रियल स्टेट पाकिस्तान के मतलब बात करना चाह रहे हैं कि रियल स्टेट पाकिस्तान इस वक्त जो है काफ़ी डाउन हुआ है और उसकी रीज़न्स क्या हैं। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में जो दावत दी है वो नवाज साहब को दी है, जो प्रॉपर्टी में पिछले 25-30 साल से काम कर रहे हैं। स्टेट लैंड DHA लाहौर में से ताल्लुक़ है इनका। और दूसरे जो हैं मुनव्वर हसन हैं प्रॉपर्टी विजन से, और ये भी अराउंड को 20-25 साल से रियल स्टेट में काम कर रहे हैं। बेशुमार इनका तजर्बा है यहाँ पे और ये हमें बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है ऑनलाइन जो है वो फराज हैं, और जो चौहान स्टेट के मैनेजर हैं और वो उसको डील कर रहे हैं। और ये इन्होंने रियल स्टेट के अंदर एक नई इनोवेशन के साथ काम किया है डिजिटल के ऊपर। ये उस वक्त से काम करते आए हैं जब कोई भी नहीं करता था, तो ये माशाल्लाह एक नया तरीका इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया रियल स्टेट के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा मुनव्वर साहब आपसे कि रियल स्टेट इस वक्त जो डाउन हुआ है उसकी आपकी नज़र में 2 फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली भाई, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि रियल स्टेट का जो डाउनवर्ड हुआ है उसका रीज़न क्या है। 2 रीज़न में से सबसे बड़ा जो रीज़न मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट चेंज हुई, PTI की गवर्नमेंट जो चेंज हुई, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था हमारे रियल स्टेट के डाउन होने का, क्योंकि चीज़ें बहुत सेकंड इज जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने जो हैवी टैक्स इम्पोज किए हैं, ये 2 बहुत बड़ी रीज़न हुई है। और मैं आगे चल के आपको इंशाल्लाह इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। अभी ये 2 रीजंस मैंने आपके सामने। आपका ख्याल क्या है कि क्या इनके अलावा कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ हमें बुलाया बात करने के लिए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो ओपन प्लॉट के ऊपर टैक्स लगाया उसकी वजह से डिस्करेज किया गया है इन्वेस्टर को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। इसको अगर आप मुल्की लेवल पे लार्जर व्यू में देखें तो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी आवाम के फलाह महबूद के लिए जब भी वो काम करती है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है जब तक वो उसको साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक पाकिस्तान जो है या कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर भी मैं कंस्ट्रक्शन को ही इसके साथ ऐड करूंगा, क्योंकि इसके साथ कंस्ट्रक्शन जो है किसी भी मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी साबित होती है। इसके साथ में तकरीबन 32 से 35 इंडस्ट्रीज चलती है। जब 32 से 35 इंडस्ट्रीज आपकी चलेगी तो इन्हीं से जो रोज़गार कमाते हैं लोग वही फिर दूसरी इंडस्ट्रीज में जाकर स्पेंड करते हैं। तो ये मेन वजह जो है वो गवर्नमेंट की टैक्सेशन है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डिस्करेज करना है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट जो है वो ज़वाल में शिकार है। अच्छा मुनव्वर साहब, आपका क्या ख्याल है कि DHA अगर कोई इनिशिएटिव देना चाहता तो क्या हम इस बुरान से निकल सकते थे? DHA कुछ ऐसा पॉलिसीज़ ले आता? जी बिल्कुल, अगर DHA के एंड से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आ जाती, वो अपने जो उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में कुछ नेगोशिएशन होती FBR से, कुछ नेगोशिएशन होती एज ए अथॉरिटी, अगर नेगोशिएशन होती तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आना था। बदकिस्मती से हमारी जो DHA की हमारी एसोसिएशन है, ये पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन है, उन्होंने इस पे काम किया ही नहीं है, उन्होंने डायलॉग्स किए ही नहीं है, वो नई मुतल्लिका अदारों से जाके मिले, उन्होंने बात नहीं की। इस वजह क्या, क्यों नहीं किया? आई डोंट नो कि मतलब किस वजह से। हम देखें ना, हम हमारी एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो हमारी एसोसिएशन के एंड से कभी भी किसी बंदे के एंड से कोई मीटिंग, हमें एक आध मीटिंग में ये गए हैं, DC साहब से मिले हैं, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। इससे रेट ही ज़्यादा उन्होंने कर दिया सर। बिल्कुल, इससे जो प्रीवियस एसोसिएशन थी, जो इससे पहले का दौर था, उन्होंने बाकायदा DHA को साथ लिया। जो कल नईम साहब उस वक्त डायरेक्टर थे यहाँ पे, उनको साथ लिया, इनके ऑफिशियल्स को साथ लेके FBR के ऑफिशियल से मीटिंग्स की और वो चीज़ें बहुत ही बेहतर हुई। टैक्स उस वक्त भी हैवी इम्पोज हुए थे, बट इन्होंने नेगोशिएट किया, उनको बताया कि जनाब आप अगर इस तरह से हैवी टैक्स लगाएंगे तो हमारा ये कारोबार बिल्कुल जो है ना वो कोलैप्स कर जाएगा, ये पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो उनको समझ आई कि ये अथॉरिटी का जाना
नहीं, अब ये जो DHA ने अपना ये किया है फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से जो एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस डाले हैं, तो ये तो DHA को तो खैर ऐसा तो उलट कर दिया। अगर ये ना करता बल्कि उनको रिलैक्सेशन देता तो आज प्रिज्म सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। आप समझ सकते हैं? मैं थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से, बिकॉज देखिए आपका रियल स्टेट, आपके जो प्रिज्म के प्लॉट थे 1 साल पहले अगर कोई 2 करोड़ का प्लॉट था तो इस वक्त वो 3-3.25 के ऊपर हुआ है। तो जो देखिए डॉलर का उस वक्त क्या रेट था, अभी डॉलर क्या रेट है, वो जो गैप आया है ना, उसकी वजह से अथॉरिटी भी मजबूर है। उन्होंने जिस तरह से अब आपको डेवलप करके देना है उसमें चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से प्लान की, उसकी वजह से जैसे आप देखें डेवलपमेंट तो DHA ने जब से ये पोजेशन आना था तो DHA तो ऑलरेडी लेट है पोजेशन से। उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस तो मेरा ख्याल है 2 साल पहले सबके ले लिए हुए हैं और वो लेट हुए हैं, और वो सारा नज़ला आपको नहीं लगता कि DHA ने एंड यूज़र्स के ऊपर डाल दिया हुआ है? असल में देखिए बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमी की सूरत हुई है उनसे हर अदारा, हर अथॉरिटीज़ इफेक्ट हुई है, चीज़ें चेंज हुई हैं, लोगों ने चीज़ों को प्लान चेंज किए हैं, ये एक वजह हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा मैटर नहीं है कि जिसकी वजह से आप समझ लें कि जनाब मार्केट करेगी, थोड़ा बहुत असर इम्पैक्ट इसका आया है, लेकिन इसका इतना बड़ा असर नहीं है कि हम कह लें कि जनाब यही एक वजह बनी है कि आपकी जो है ना वो DHA की मार्केट की है। नहीं, मैं सिर्फ प्रिज्म के हवाले से उसकी बात कर रहा हूँ कि प्रिज्म उसके मैं अली भी आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस वक्त भी अगर DHA के किसी फेज में काम हो रहा है तो वो 9 प्रिज्म है। इसके बावजूद 9 प्रिज्म में बाइंग सेलिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये वाहिद वो फेज़ है जिसके अंदर 5 मरला के जो 2 बजट क्लाइंट हैं, मतलब 65-70 से लेके 90-95 में अच्छी डील यहाँ पे लोगों को मिल जाती है, और मुस्तकबिल करीब में इसका पोजीशन भी आने वाला है। तो यही एक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और जो रीजन है जैसे मैंने आपको पहले बताइए वो ज़्यादा अहम है रीज़न जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के बिजनेस का इशू है। नवाज साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये इसका इम्पैक्ट जो है इस वक्त जो इमरान खान को आप ठहरा सकते हैं? नहीं, एक्चुअल जैसे मुनव्वर साहब ने कहा कि इमरान जो गवर्नमेंट है रिलायबल नहीं है, तो आपका क्या ख्याल? आप मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो जब रेवेन्यू जनरेशन पे जाती है तो पता नहीं इनको मशवरे देने वाले कौन से ऐसे फिलासफर हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि जब भी आपने रेवेन्यू जनरेट करना हो तो टैक्सेशन की रेशो कम करनी चाहिए। इसका मिसाल ऐसे दूंगा, 2018 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो रियल एस्टेट के हालात अच्छे नहीं थे। 2 साल तक इन्होंने टैक्सेशन को बढ़ा के कोशिश की कि हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर लें, लेकिन जब तक इन्होंने रियल एस्टेट की जो एसोसिएशन थी उनको ऑन बोर्ड लेके, जब तक ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एमनेस्टी की तरफ नहीं लेके आए, इन्होंने लोगों को जब तक फैसिलिटेट नहीं किया तब तक रियल एस्टेट मार्केट नहीं चली। कोरोना में पूरी दुनिया की मईशत जो है वो तबाह हुई, लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा कि इन्होंने जैसे ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एमनेस्टी स्कीम दी उसके बाद हम पूरी दुनिया से, अगर आप ग्रोथ रेट देखें पाकिस्तान का तो 2018 से लेकर 20 तक और है, और 20 से लेकर 22 तक आप ग्रोथ रेट देखें तो उसके पीछे यही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी जिसने पाकिस्तान को संभाला दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को होश के नाते लेने चाहिए। हमारा सिर्फ तो 10 लाख 15 लाख लोगों का रोजगार नहीं है, इस जो 32-35 इंडस्ट्रीज है इसके साथ वो 7-8 करोड़ लोग वाबस्ता है। जब आप 22 करोड़ या 23 करोड़ में से 8-9 करोड़ को रोजगार देती है गवर्नमेंट या फैसिलिटेट करती है तो इससे चीज़ें स्प्रेड होती हैं। पाकिस्तान तरक्की ऐसे करेगा कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करें इस टाइम पर, जैसे पिछले 2-3 साल में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया गया। पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, रेजिडेंशियल यूनिट इतने शॉर्ट हैं कि आपको इस इंडस्ट्री को सपोर्ट किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। अच्छा फराज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त रियल स्टेट के अंदर आप क्या समझते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जिसकी वजह से रियल स्टेट जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में है, डाउन हुई है, इसके रीजंस क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं भी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। एक्चुअली हमारी ना कंट्री में एक ड्रॉबैक ये बहुत बड़ा है कि यहाँ पे ना ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि कोविड के दौरान भी सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री चली थी पूरी दुनिया में ना। पाकिस्तान में भी कोई कारोबार नहीं था तो इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आज भी हमारे सिर्फ बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे रियल एस्टेट को ना स्ट्रेटेजी के थ्रू नहीं लेके चलते, एकदम से ऐसी हाइप क्रिएट कर देते हैं। गवर्नमेंट चेंज होती है, चीज़ें चेंज होती हैं, टैक्सेस के बारे में लोगों को इतना ज़्यादा डरा देते हैं तो बाद में उसका फिर कई महीने जो है ना असरात रहते हैं। है कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसे ही है। डॉलर रेट इतना बढ़ा है, उससे बाइंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी।
लेकिन थोड़ी सी पॉलिसीज और चीज़ों की वजह से जो है ना, मिस्टेक की वजह से ये चीज़ें होती हैं। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर क्या है? इसके अलावा क्या फैक्टर हो सकता है आपकी नज़र में? तो जी, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको इंडस्ट्री का दर्जा देते हुए थोड़ी सी पॉलिसीज और स्ट्रेटजी के थ्रू रियल एस्टेट को आगे लेके चलें। नहीं, ये तो आप इसका सोल्यूशन, ये तो आप सोल्यूशन बता रहे हैं, सोल्यूशन ही बताना कि वजह क्या बनी है। इसके अलावा जो आप एक बात आपने एक की है, वजह कुछ भी नहीं है, यही बनी है कि इन्होंने उसको प्लानिंग के तहत नहीं लेके चलते। गवर्नमेंट चेंज होती है, चीज़ें चेंज होती हैं, टैक्सेस का भी इतना कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते सही तरह, जिसके वजह से जो है ना वो लोग फियर में आ जाते हैं। अब FBR का मामला होता है, चीज़ों का होता है, उसको रेट्स को, चीज़ों को, टैक्सेस को अवेयरनेस नहीं सही दे पाते। अदरवाइज आप मुझे बताएं कि 1.25 लाख जब 1,25,000 का 125 का डॉलर था, आज 225 का है, तो बाइंग तो लोगों की जो है इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो स्टूडेंट गए थे उनके पास भी सेविंग्स हैं, दूसरे ओवरसीज पूरी दुनिया में जो हैं। अब क्या होता है कि लोग ना वो इस वजह से जो है ना वो रुक जाते हैं कि भाई ऐसा जो है पता नहीं कि आगे होना क्या है। तो ये वजह है, थोड़ा सा सिर्फ इसको अच्छी तरह अवेयरनेस दें सब लेके हम लोगों को गाइड इसका करें। इम्पैक्ट, इसका इसका एक मिनट फराज, इसका इम्पैक्ट सिर्फ DHA लाहौर की मार्केट में है या ओवरऑल पड़ा है? बाकी सर मैं ये समझता हूँ कि जो है लोग ना थोड़ा रुक जाते हैं और कुछ नहीं है, वो सिर्फ वॉच कर रहे हैं कि भी आगे एकदम से ट्रेंड चेंज होने हैं, दोबारा वही चीज़ें होंगी। थोड़ा सा लोगों को ये है कि वो वॉच कर रहे हैं कि आगे क्या होना है, जैसे इलेक्शन की सिचुएशन है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट आया है, लेकिन बहुत जल्द दिसंबर तक की सूरत बहुत चेंज हो जाएगी। और अभी बाइंग टाइम है, जो भी चीज़ें खरीदेंगे, जो करेंगे, वो बहुत ज़्यादा उसमें ना बेनिफिट में रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा बाइंग टाइम बहुत अच्छा है। ठीक, अभी भी कोई अभी देखें जो नई चीज़ें आती हैं, ट्रेंड चेंज होते हैं, छोटी छोटी सोसाइटीज़ में इतना काम हो रहा है, उसकी वजह क्या है कि वो उसमें लोगों को क्लियर है कि टैक्सीज में कोई इशू नहीं है, FBR का कोई नहीं है। तो जो बड़े जैसे DHA है या दूसरे हैं, सिर्फ यहाँ पे लोग हमारी क्योंकि पॉलिसीज कोई नहीं है हमारी गवर्नमेंट की, हमारे इदारों की, वो लोगों को सही तरह अवेयर नहीं कर पाते, जिस वजह से लोग ना रुक जाते हैं। सिर्फ ये वक्ती तौर पे एक ठहराव आया है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा आगे काम होगा। अभी बहुत अच्छा बाइंग टाइम है, जो भी कोई फाइल या कोई चीज़ लेंगे उसका लोगों को बहुत फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे आपका क्या ख्याल है? ये फराज ने अभी कहा है कि छोटी सोसाइटीज़ के अंदर इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आया। डिफेंस के अलावा जो है आप मुझे ये बताएं कि कहाँ ऐसा एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त हैं? अली भाई, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हमारा जो बड़ा इन्वेस्टर है वो जाहिर है ओवरसीज़ क्लाइंट है। ओवरसीज़ क्लाइंट इस टाइम थोड़ा पैनिक है। अगर पाकिस्तान में आवाज़ आती है कि डॉलर का रेट 206 से 250 पे जाना है, तो गवर्नमेंट उसको 10 दिन में 250 पे कर देती है। तो बाहर जो बंदा बैठा है वो र्यूमर्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट साउंड फुटिंग पे नहीं है इस टाइम जी। तो इसके लिए जो पाकिस्तान का बड़ा बिजनेसमैन है वो भी थोड़ा सा जो है ना वो क्योंकि DHA एक ब्रांड नेम है, जो भी बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है वो जाहिर है कि DHA को सामने रख के ही सारी चीज़ें प्लान की जाती है। जो छोटी सोसाइटीज़ हैं उसमें ज़रूरतमंद है। जो मैंने पहले बात की है कि पाकिस्तान में रेजिडेंशियल यूनिट इतने शॉर्ट हैं कि इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना गवर्नमेंट की मजबूरी है। तो उस वजह से छोटी सोसाइटीज़ में काम जो है वो छोटी सोसाइटी में ज़्यादा नीडी लोग होते हैं। जैसे इंस्टॉलमेंट प्लान पे किसी ने प्लॉट ले लिया या किसी ने टोटल पेमेंट पे भी ले लिया, थोड़ा सस्ता एरिया भी होता है। दूसरा जो मेन पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली चीज़ें जो टैक्सेशन वाले एरियाज हैं जहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स जनरेट होना है, उसमें DHAs हैं या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि जैसे NDA है, FDA है, CDA है, ये वाली जगह जो है ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। यहाँ पे जब आप टैक्सेशन डबल ट्रिपल कर देंगे और रेट्स भी, एक तो टैक्सेशन डबल होती है, दूसरा जिस चीज़ का रेट जो है वो 1000 रुपये पर स्क्वायर फुट था उसको आप अगर 3000 रुपये पर स्क्वायर फुट कर देंगे तो इससे चीज़ें चेंज होंगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुनव्वर साहब से बात की कि DHA लाहौर ने एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस फेज रेंज में लगा दिए। तो मैं मिसाल दूँगा कि कराची DHA में पिछले 25 साल में 4 दफ़ा फेज 8 में DHA ने डेवलपमेंट चार्जेस एडिशनल लिए हैं। आजकल उन्होंने एक और तरीका वारदात ढूंढा है, जिस बंदे के पास 2000 गज का प्लॉट है जिसको 4 कनाल प्लॉट कहते हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपये का वाउचर भेज दिया कि आपने ये इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस देने। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से है ये DHA का ये DHA का
टैक्स है, वो कह रहे हैं कि आपने जो के इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, अच्छा उसके ये चार्जेस हैं। अभी किसी बंदे का प्लॉट पड़ा है, अगर किसी बंदे का 1 कनाल का प्लॉट पड़ा तो ये 25 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी। ये लाहौर में तो 1 कनाल के प्लॉट के ऊपर 7 लाख या 7,30,000 रुपए लिए हैं, तो ये बड़े नॉमिनल है, ये इन्फ्लेशन जस्टिफाइड है। अब कराची डीएचए का अगर सिनेरियो देखें तो वहाँ पे ये वाला सीन नहीं है, वहाँ पे तो ओपन प्लॉट पड़े, आप इन्वेस्टर को डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई आप ना लो। कभी 25 लाख का वाउचर आ जाता है। अभी मेरे एक क्लाइंट थे तो उन्होंने कहा यार मेरे पास 2 8-8 मरले के कमर्शियल प्लॉट पड़े थे, जैसे ही मैं सुबह अपने ऑफिस पहुंचा तो मेरे सामने एक वाउचर आया कि आपके इलेक्ट्रिक से जो आपने इलेक्ट्रिसिटी लेनी है तो खाली प्लॉट के ऊपर आप 60 लाख रुपए का ये वाउचर पे करें डीएचए। अच्छा मुनव्वर साहब, मुझे ये बताइएगा कि लोग असल में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेरा ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान है। मैं समझता हूँ रियल स्टेट और इसकी इंडस्ट्री, टोटल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि रियल स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की किसी भी कारोबार की मैं बात कर रहा हूँ, उसका फैक्टर मुझे तो लगता है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। क्योंकि लोग ओवरसीज़ हमारी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ओवरसीज़ का बहुत बड़ा रोल है। ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे भेजते हैं, जो रियल स्टेट में भी लगता है और दूसरे सेक्टर्स में भी लगता है। लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, वो बैठे हुए, और वो समझते हैं कि वो रिलायबल है, पैसा सही जगह लग रहा है, लोगों को बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। शायद इस गवर्नमेंट के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं है। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? जी, मैं अली भाई आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे 25 साल हो गए रियल एस्टेट का काम करते हुए। इसके अंदर पूरा जो मैं अपने एक्सपीरियंस एक चीज़ आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारी जितने भी हमारे रियल एस्टेट के जो बायर हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें 25 to 30% जो हैं वो हमारे ओवरसीज़ हैं। तो हमारे ओवरसीज़ इतनी, ये बहुत ज़्यादा तादाद है। हाँ जी। अब वो लोग सारे के सारे इमरान खान को पसंद करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करते हैं, उनकी गवर्नमेंट में उनको तसल्ली रही। और आपके सामने ये एक्सपीरियंस आपने किया है कि रियल एस्टेट हमारी 2012 से पिछले 10 साल से 8-10 साल से बिल्कुल जो है ना वो सोई हुई थी। और जैसे ही इनकी गवर्नमेंट आती है, ये इन्होंने कोविड आया, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनल डायलॉग्स करके एमनेस्टी ली और उससे रियल एस्टेट के अंदर एक नई रूप फूंक दी। और आप देखिए कि इतना अच्छा रियल एस्टेट का उसमें हुआ और इतना रिकॉर्ड रेवेन्यू हमारे पाकिस्तान में आया ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट की सूरत में, तो वो बहुत ज़बरदस्त रहा, बड़ी अच्छी पॉलिसीज रही। जैसे ही नई गवर्नमेंट आई है, इनको समझ नहीं कि हमने करना क्या, इनको पॉलिसीज का पता नहीं था, कि इनको ये नहीं पता कि कल हमारी गवर्नमेंट है या नहीं है। तो उस वजह से जो है ना इनका यार, और मैं ये समझता हूँ कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि हालांकि ये कोई सोल्यूशन के ऊपर हम बात में पहले हम फैक्टर इसकी जो बेस है, देखिए जितनी भी हम बातें कर लें, टैक्सेशन की बातें कर लें, नए आइडियाज़ की बातें कर लें और जितनी भी सोसाइटीज़ की बातें कर लें, लेकिन बेस जो है, जो मेन रीज़न है, जो मेन कॉज है, वो सिर्फ यही है कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आई, पुरानी गवर्नमेंट को हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उनकी पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दिया गया। ये सारे रिसेशन की वजह सिर्फ यही है, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से। देखिए, मैं फराज साहब आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप मुझे इस तरह आंसर कीजिएगा। जैसे ये गवर्नमेंट खत्म हुई है इमरान खान की, एकदम जो है कोलैप्स कर दी है सारी इंडस्ट्री। मैं देखिए, हमारा ताल्लुक जो है सिर्फ रियल एस्टेट से नहीं है, हमारे बहुत से कस्टमर जो हैं वो हैं, उनका ताल्लुक हमारे कस्टमर जो है वो इंडस्ट्री से है, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं, जनरल्स हैं, सारे एलीट क्लास जो पाकिस्तान की है उनसे हमारा ताल्लुक है, ठीक है ना। मुझे सिर्फ ये बता दें, जैसे ही इमरान खान गया एकदम से मार्केट जो है सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो गया। क्या आपको लगता है कि इमरान खान इसका है फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है? जैसे सर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। असल में जो बिजनेसमैन होता है या जो इन्वेस्टर होता है ना, उसको आपने देखा होगा, वो एक तो रिस्क नहीं लेता। जब उसको 1 रुपए का फायदा नजर आ रहा हो ना, वो करोड़ों लगाएगा वो रुपया हासिल करने के लिए। और उसको अगर 25 पैसे का नुकसान नजर आएगा ना, तो 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिस्क नहीं लेगा, तो वो रिस्क नहीं लेगा। तो बेसिकली वो वॉच कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा एक टाइम आया है, तो वो ये देख रहे हैं कि आगे किस तरफ ट्रेंड जाने हैं, आगे गवर्नमेंट के क्या सूरत है। जैसे उन्हें चीजें क्लियर होंगी, एकदम से आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो है ना रेट्स भी चीजें और बाइंग बहुत ज्यादा होगी। तो अभी बड़ा अच्छा टाइम है बाय करने का। ठीक है, और ठीक है। इन्वेस्टर और जो बिजनेसमैन होते हैं, ये वाकई पैसा अपना जो है ना रोक के रखते हैं। जैसे उन्हें नजर आएगा कि हमें फायदा है,
وہ مطلب 1 کروڑ 1 روپے حاصل کرنے کے لیے 1 کروڑ لگا دیں گے کہ 1 کروڑ 1 ہو جائے ہمارا, لیکن جب انہیں رسک نظر آئے گا تو 1 روپیہ نہیں لگائیں گے, صرف یہ وجہ نہیں لگائیں گے. تو انشاءاللہ یہ مطلب چیزیں ابھی جو لوگ سمجھدار ہیں وہ بائنگ کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ دسمبر تک جو ہے کافی انہیں فائدہ ہوگا, کرسمس پہ لوگ بھی آتے ہیں, تو سارے لوگ میرا خیال ہے واچ کر رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ بائنگ بھی ہو رہی ہے, جرمن کلائنٹس گھروں کی بہت زیادہ سیل پرچیز ہو رہی ہے. تو انویسٹمنٹ والا میں نے آپ کو بتایا کہ واچ کر رہے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ جو ہے وہ رسک نہیں لیتے, لیکن سمجھدار لوگ کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ 2 مہینے بعد چینج ہوں گی پرائسز. اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں, اب آئیں دوسری طرف, ابھی تو یہ ہم نے بات کی ہے, جو بھی کی ہے وہ ہم نے کی ہے کہ پرپس کیا ہے ریئل اسٹیٹ کے. اب مجھے سلوشن آپ کو بتائیں, آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ دسمبر میں چینج ہو جائے گا, دسمبر میں چینج ہو جائے گا, ریزن بتائیں دسمبر میں کیوں چینج ہوگا, کیوں بہتری آئے گی؟ یہ دیکھیں نا, ایک چیز ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے نا کہ جی آج الیکشن ہونے ہیں, کل ہونے ہیں, صرف الیکشن کا ہی لوگوں کو یہ کلیئر ہو جائے نا کہ بھائی اگلے سال ہونے ہیں اکتوبر میں نومبر میں, تو آپ دیکھیے گا کہ جو لوگوں نے پیسہ روکا ہوا ہے نا وہ خود ڈسٹرب ہوتے ہیں, لوگ پیمنٹ نہیں روکنا چاہتے, وہ اپنا سرکولیٹ کرتے ہیں. ایک الیکشن والا سیاسی عدم استحکام جو ہے نا کنٹری میں, وہ بہت اس کی وجہ سے اس چیز کا امپیکٹ پڑتا ہے. تھوڑا سا لوگوں کو یہ چیز ہی کلیئر ہو جائے تو اسی سے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ چلنے لگ جائے گی, انویسٹمنٹ دوبارہ انویسٹرز آ جائیں گے, کیونکہ چھوٹی مارکیٹ میں یا انسٹالمنٹ والی چیزوں میں بڑا انویسٹر بہت زیادہ اپنا پیسہ نہیں لگاتا, تو لمیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں. ادھر لوگ صرف تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں, تو جیسے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ جی کبھی کوئی الیکشن نہیں ہو رہی, کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہاں یہ تھوڑا سا یہ افیکٹ کرتی ہے, اور یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگلے سال الیکشن ہوتے ہیں یا اس سال ہوتے ہیں, یہ تھوڑا سا پوائنٹ ہے, اس سے بہت زیادہ چیزیں نا کلیئر ہو جائیں گی. رائٹ, لوگ صرف اس کو دیکھ رہے ہیں. رائٹ, ٹھیک تھوڑی سی ایک چیز آپ بتائیں نواز صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں فراز کی بات میں بالکل جان ہے, اور انہوں نے بڑے زبردست بات کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فوکس کیا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کو. ہمارا پاکستان کا ڈرا بیک یہ ہے کہ یہاں پہ پالیسیز گورنمنٹ کی بنائی جاتی ہیں, کبھی پاکستان پالیسی آج تک آئی نہیں. جیسے ہی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے پچھلی پالیسیز جو ہیں وہ زیرو کر دیا جاتا ہے. ہم نے 2013 میں بھی دیکھا, ہم نے 2018 میں بھی دیکھا, ہم نے 2022 میں بھی دیکھا. جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. خدا را پاکستان کے جو نمائندگان ہیں وہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو بیٹھ کے پاکستان پالیسی بنانی چاہیے, کیونکہ کسی کی بھی گورنمنٹ آئے تو پالیسی آگے چلنی چاہیے, ان کو کیری فارورڈ کرنا چاہیے. جو بھی چیزیں آتی ہیں ایک بندہ ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ عمران خان کا نام ہے اس کو چھوڑ دو, کوئی کہتا ہے یہ نواز شریف کا نام ہے اس کو چھوڑ دو. ان چیزوں سے باہر نکل کے لارجر ویو میں سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو آگے ہم نے کیسے لے کے جانا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری ٹیکسیشن ہے, اگر گورنمنٹ ریونیو اکٹھا کرنا چاہتی ہے تو خدا را اس بارے میں سوچے. جیسے 2020 میں پالیسی دی گئی کہ انہوں نے اسٹیمپ ڈیوٹی 5% سے 1% کر دی تھی, تو جہاں پہ ڈی ایچ اے کے آفس میں 15 پلاٹ ڈیلی کے ٹرانسفر ہوتے تو یہ ٹرانسفر 150 پہ چلی گئی. تو آپ ان چیزوں کو جب سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں, جب پالیسیز بنانے والے ان کو بیٹھ کے چیزوں کو ریویو کریں گے. ایف بی آر میں جو ٹیکسیشن تھی وہ انہوں نے 2% سے 1% کی سی, 1 سے ہاف کی تھی. تو چیزوں کو چینج کرنے کے لیے یا رجیم کو چینج کرنے کے لیے 5 سے 10 سال کا پیریڈ ہونا چاہیے, تاکہ عوام کو بھی پتہ ہو. اور اس میں جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے وہ ملک کا تو ہوتا ہے, جو جس بندے نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کو 3 4 سال 5 سال 6 سال کا وہ اگر ٹائم پیریڈ مل جائے کہ اس کے بعد ہم اس کو ریئلسٹک ویلیو میں لے کے جا رہے ہیں, تو پھر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اس میں نکلنے کا ٹائم دے. ہمارا کیش فلو بلاک ہے. کبھی آپ کہتے ہیں ہم نے دکاندار کو اوپر فکس ٹیکس لگا دیا ہے. او بھائی ایک بندے کی سیل ڈیلی کی جو ہے نا وہ 5000 ہے 4000 ہے, اس کے اوپر منتھلی جو ہے وہ 25000 یا 50000 کا ٹیکس لگا دے, تو بیچارہ کہاں سے دے گا؟ اس کی انکم ہی ملے گی 25000 نہیں. تو لوگوں کو روزگار دے نہ کہ چھینے. میرا یہ مشورہ ہے گورنمنٹ کو. اچھا منور صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا اس میں کیسے؟ بالکل, میں نواز صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, فراز صاحب نے بات اچھی, انہوں نے ٹیکسیشن کا بات کی ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی کی. ایگزیکٹلی. اب ایشو یہ ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں, نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے. نئی گورنمنٹ آنا ایکچوئل سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ پی ٹی اے کی ہے, وہ سولوشن ہے. سولوشن ناٹ کوئی اور گورنمنٹ, اونلی پی ٹی اے گورنمنٹ, عمران خان کی گورنمنٹ آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیول کا لیڈر ہے کہ وہ انٹرنیشنل فارم پہ جا کے ہمیں ہماری نمائندگی بہت اچھے سے کرتا ہے. بدقسمتی سے ہمیں آج تک کوئی اس قسم کا لیڈر ہی ملا جو ہمارے بارے میں وہ آگے جا کے بات کر سکے. جن اداروں سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں, فیٹف ہے, آپ کا IMF ہے,
ان سے اب مجبوری ہے ہماری، ان سے ہم نے پالیسیز انہوں نے بنانی ہے، ان پہ عمل ہم نے کرنا ہے. تو کوئی ڈائلاگ کرنے والا بندہ ایسا ہونا چاہیے، وہ صرف میں سمجھتا ہوں عمران خان ہے کہ وہ اس لیول پہ بات کر سکتا ہے کہ اپنی قوم کو ریلیف کیسے دلوانا ہے. سو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی گورنمنٹ آئے گی، عمران کی گورنمنٹ آئے گی، ان کی پالیسیز اچھی ہوں گی، ریئل اسٹیٹ فرینڈلی پالیسیز ہوں گی، اور وہ یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے. ہم نے اپنے ان کے دور میں، عمران خان کے دور میں ریکارڈ ریونیو ہوا، ریکارڈ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں، ریکارڈ. لیکن اس گورنمنٹ نے آتے ہی سارا بڑا غرق کر دیا، تمام چیزیں بالکل اسٹک کر دی، بلاک کر دی ہیں، اور چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے لے کے میں منور صاحب تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. صرف عمران خان ہی کیوں ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہمیں اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتا ہے. میں تو یہ بات کرتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ آپ پالیسیز ایسی بنائیں کہ آپ کو نہ فیڈ اپ کا ڈر ہو، نہ آئی ایم ایف کا ڈر ہو. جو میں نے بندے سے بنانی ہے جس بندے کو بات کرنی آتی ہوگی، جو بندہ جا کے آپ کی نمائندگی کر سکے. اب آپ کسی ایسے بندے کو بھیج دیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے بات کیا کرنی ہے. 5 سے 6 سال آپ نے ریلیف کیسے دلوانا ہے؟ تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ اچھی پالیسی بات کرنے کا سر آپ کی بات آپ بات ہی ایسی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ بیس اس بندے کو بنائیں، اس بندے کو آپ نے بیس بنانا ہے، اس بندے کو آپ نے لیڈر، اس بندے کو آپ کی نمائندگی کریں جس بندے کو یار آپ کی پرابلم کا پتہ ہے، آپ کے ایشوز کا حل جس کو پتہ ہے، جس نے بتانا ہے کہ جناب یہ سولوشنز ہیں، اس طرح سے میری قوم کو ملے گا. اس بات کر رہا ہوں کہ ہم فیڈ اپ اور آئی ایم ایف کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم پالیسی ایسی کیوں نہیں بناتے کہ 5-6 سال میں میری بات سنیں. ابھی رائٹ نو جو 2015 میں 16 میں ساگڈار نے ایک دفعہ آئی ایم ایف سے جان چھڑوائی تھی. اگر کوئی آگے اچھا فائنانس منسٹر آپ کو مل جاتا جو چیزوں کو لے کے چلتا، ان کی پالیسیز کو کیری آن کرتا، تو ہمارے اوپر آج یہ نوبت نہیں آتی ہے. ہم اس ٹائم تک ریل ویلیو کے اوپر ریل اسٹیٹ کو ٹریڈ کر رہے ہوتے، اس میں ٹرانسفر چارجز کے یا یہ انفلیشن کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا. میرے بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاسٹ والے ہمارے فائنانس منسٹر سے ترین صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھے سے چیزوں کو مینیج کر لیا تھا، اور وہ ساری صورتحال انہوں نے اکثر پریس کانفرنس میں بتائی تھی کہ ہمارے اوپر جو خطرات منڈلا رہے ہیں، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ معاملہ خراب ہونے. اچھا چلیں میں اب آپ کو ایک سچویشن دیتا ہوں. فراز صاحب آپ سے میں یہ شروع کرتا ہوں. ایک سچویشن ہے آپ تینوں کے لیے، اب آپ اپنے آؤٹ پٹ دیجیے گا صرف 10-15 سیکنڈ کے اندر. نواز شریف آ جاتا ہے، عمران خان جو ہے وہ اس کو ڈسکوالیفائڈ کر دیا جاتا ہے اور وہ اندر جیل میں چلا جاتا ہے. نواز شریف آ جاتا ہے اور اس کا سارا جو بھی اس کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے وہ ڈیل ایز اے پرائم منسٹر نواز شریف آ گیا پاکستان. تو کیا پاکستان کی انڈسٹری اور ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے؟ فراز جی میں بالکل یہی کہوں گا، ان بھائیوں نے اچھی بات کی ہے. صرف میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر استحکام آ جاتے ہیں نا، پتہ ہو جاتا ہے 5 سال کے لیے فلاں نے آنا ہے، وہ چاہے نواز شریف ہے یا وہ ہیں، تو فرق کافی پڑے گا. اس سے بیسیکلی سیاسی استحکام ہونا چاہیے، عدم استحکام کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. چاہے کوئی بھی آئے، آپ کہتے ہیں نواز شریف آئے یا عمران خان آئے، ہاں یہ بتاؤ کہ جی 5 سال رہیں گے اور کوئی ایشو نہیں ہوگا، تو اس سے کوئی چیزیں ساری چلنے لگ جائیں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پیسہ لگانے والے ہوتے ہیں نا، وہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں. میں نے بتایا کہ وہ خود جو ہے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رسک لینا چاہیے یا نہیں. جی بالکل. تو وہ چاہے وہ جس طرف رخ کرتے ہیں، جس میں ٹرینڈ میں جاتے ہیں، تو وہ چیزیں ایک دم اوپر لے جاتے ہیں، چاہے جتنی مرضی ڈیڈ مارکیٹ ہو. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا وہ یہ چیزیں واچ کر رہے ہوتے میں ہیں، سمجھ گیا. جی نواز صاحب یہ سچویشن سیم سچویشن ہے، نواز شریف اور یہ آ جائے، یہ جو سارا میں نے اس پہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہ عمران خان کا میں حمایتی ہوں، نہ نواز شریف کا حمایتی ہوں. میں صرف پاکستان کا حمایتی ہوں. میں کہتا ہوں ہمارے سامنے دو لیڈر ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ عمران خان کو بلایا کیا جائے، نہ نواز شریف کو بلایا جائے. میں کہتا ہوں سارے مل بیٹھ کے اس کا سولوشن دیں کہ پاکستان کی ابھی 15 سال یا 20 سال پالیسی کیا ہو. سر یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. حال یہی ہے، وہ آج کر لیں، 15 سال بعد کر لیں، 5 سال بعد کر لیں. جو پاکستان جس طرح سے آگے جائے گا وہ حال ایک یہی ہے کہ سب مل کے ایک پالیسی بنائیں گے، اکنامک پالیسی پاکستان کی. یہ اوکے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میں بالکل اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ سارے ایک ٹیبل پہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں. یہ پاسبل نہیں ہے. سولوشن صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے، اس کی پالیسیز آپ نے دیکھا، آپ نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا کہ ریکارڈ بزنس، ریکارڈ ہمارے جو ہے اوورسیز پاکستان، انہوں نے ریونیو پاکستان میں بھیجا، اور ریکارڈ ہمارے لوگ ٹیکس نیٹ میں آئے، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. یہی ایک سولوشن ہے، اور یہی بندہ آئے گا تو ان کو پتہ ہے چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دی اونلی وے کہ ہم جو ہے نا وہ سپورٹ کریں اور عمران خان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور ہمارے
पाकिस्तान का भी फ्यूचर इंशाल्लाह बड़ा ब्राइट। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। फराज आपका बहुत शुक्रिया, आप ऑनलाइन रहे। मुनव्वर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आएँ और आपका इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स के ऊपर डाल देते हैं इसका कि ये क्या इसमें समझते हैं कि इसको इनमें से कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है। आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, फीडबैक अपना दीजिए ताकि हम इससे बेहतर आपको सोल्यूशन दिखाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी।